नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के आपके चैनल द हॉप राज इकोनॉमिक्स क्लासेस में आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं एक और वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। ये वीडियो का सीरीज कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता है। मैं हर दिन एक वीडियो, दो वीडियो जितना हो सकेगा उतना लेके आऊँगा। बट मैं एक बात और बता दूँ, ये जो मेरे पास जो कंटेंट प्रेजेंट है स्क्रीन पे, इस कंटेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा जो बातें हम खुद से, जो मेरी वॉइस होगी, ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि अर्थशास्त्र एक कहानी नहीं है जो अब मतलब किताब में भी देख के तुरंत याद हो जाए। अर्थशास्त्र को समझना पड़ता है। बहुत सारी किताबें आपको मिल जाएगी मार्केट में, आपके पास भी होंगे बहुत सारी बुक्स, लेकिन उससे पढ़ लेने से पूरी जानकारी आपको नहीं प्राप्त हो सकती है। समझने के लिए, अर्थशास्त्र को समझने के लिए, जानने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो हम समझाएंगे वो उसको आप सबसे ज़्यादा गौर करेंगे। बाकी लिखा हुआ तो है ही, जब आपके पास लिखा हुआ रहेगा और जब हम आपको समझा देंगे तो आपकी जो नॉलेज होगी वो बहुत बेहतरीन हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगी और आप चीज़ों को आसानी से समझा भी सकेंगे और जो भी प्रश्न आएंगे उसको आप हल कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। उसी वीडियो का ये सीरीज है आगे, ठीक है, जो मैंने पिछला वीडियो लेके आया था। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आर्थिक क्रिया, ठीक है, आज का जो टॉपिक जो शुरू हो रहा है वहाँ आर्थिक क्रिया। देखिए, आर्थिक क्रिया जो होता है, कहने का मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि जो हमारा ऐसा कार्य या ऐसा वर्क जिससे हमें करने पर इनकम की प्राप्ति होती है, तो वैसी क्रियाएं जो होती है वो आर्थिक क्रियाएं होती हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सारी आर्थिक क्रियाएं जो होती है वो इनकम जनरेशन करे, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताएं कि अगर आप एक ट्यूशन ले रहे हो, ठीक हो, कोई मास्टर या जिसको बोलते हैं टीचर, कोई टीचर के यहाँ आप पढ़ रहे हो, चाहे ऑनलाइन कोर्स चाहे ऑफलाइन कोर्स, ठीक है, तो वो टीचर जो पढ़ा रहा है तो उसके लिए वो इनकम हो रहा है। ठीक है, दूसरे सेंस में अगर कोई टीचर अपने बच्चे को घर पे पढ़ा रहा है तो क्या उसके लिए वो इनकम जनरेट हो रहा है? नहीं ना। तो यही अंतर है आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक बोल सकते हैं। तो आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं उनमें इनकम का जनरेशन होता है। ठीक है, जैसे एक माँ होती है, गृहिणी होती है, जब घर में बच्चों के लिए खाना पकाती है तो उसको किसी प्रकार का कोई इनकम नहीं होता, कोई चार्ज नहीं दिया जाता, ना उससे प्राप्त होता है। और अगर कहीं किसी के यहाँ जाके या होटल में या कहीं भी वो कार्य करती है तो जिससे उसको आय की प्राप्ति होती है, तो वो आर्थिक क्रिया हमें गिना जाएगा। ठीक है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आर्थिक क्रिया, जैसे देखिए यहाँ पे जो स्क्रीन पे शो हो रहा है कि आर्थिक क्रिया अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री का एक महत्वपूर्ण घटक है। मतलब जो हमारे पास, कल मैंने पिछला वीडियो में बताया था, जो हमारे पास यह सीमित आवश्यकता है, मतलब आवश्यकताएं जो अनंत हैं तथा जो हमारे पास साधन उपलब्ध हैं जो सीमित है, ठीक है, उनसे जुड़ी सभी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। अर्थशास्त्र की सामग्री कहने का मतलब है, वो मैंने बताया है, आगे भी बताऊंगा। ठीक है, तो कहने का ये तात्पर्य है कि आधुनिक जो अर्थशास्त्री थे उनके अनुसार उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिनका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्टि करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से होता है। लेकिन कहने का ये मतलब है कि जितने भी आधुनिक अर्थशास्त्री थे उनका कहना था कि आर्थिक क्रिया वो क्रिया होती है जिनका संबंध जो मानव की आवश्यकताएं होती है और उसकी जो तृप्ति होती है या संतुष्टि होती है जिन साधनों से के उपयोग से, वो आर्थिक क्रिया के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। लेकिन सभी आर्थिक क्रियाएं आय सृजित नहीं करती, अर्थात आवश्यक नहीं है कि आर्थिक क्रिया द्वारा सदैव आय का सृजन हो। ठीक है, तो जिस आर्थिक क्रिया से आय का सृजन नहीं होगा वो गैर आर्थिक क्रिया हम बोल सकते हैं। ठीक है, एक आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया को हम लोग आर्थिकेतर क्रिया में भी गिनती करते हैं। ठीक है, तो आर्थिक क्रिया में आय का सृजन हो भी सकता है और कभी कभी नहीं भी हो सकता है। उदाहरण के लिए उपभोग एक आर्थिक क्रिया है किंतु वस्तु के उपभोग द्वारा आय का सृजन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे हम जैसे कोई चीज़ को लिए, ठीक है, तो कोई चीज़ को लिए तो उसके बदले पैसा रुपया कुछ भी चुकाए होंगे,
ठीक है, तो उसका हम कंजम्पशन करेंगे, उपभोग करेंगे, उसका उपयोग करेंगे, तो उपभोग हुआ, तो कहने का मतलब उससे हमें किसी तरह का आय की प्राप्ति नहीं हो, लेकिन जो बेचा होगा उसको जरूर इनकम प्राप्त हुआ होगा। तो उपभोग को हम लोग आर्थिक क्रिया में शामिल करते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें किसी तरह का आय का सृजन नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात बताया जा रहा है कि आर्थिक क्रिया वह क्रिया है जिसका संबंध आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों के उपयोग से है। सही बात है कि जो हम लोग सीमित साधनों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो संसाधन का उपयोग करते हैं वो आर्थिक क्रिया कहलाता है, ठीक है। लेकिन दूसरा कह रहा है कि सभी आर्थिक क्रियाएं अनिवार्य रूप से आय का सृजन नहीं करती हैं, अर्थात आय का सृजन करने वाली सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं हैं, किंतु सभी आर्थिक क्रियाएं आवश्यक रूप से आय सृजन करने वाली क्रियाएं नहीं होती है, ठीक है। मतलब आय सृजन करने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं वो आर्थिक क्रियाएं हैं, लेकिन किंतु कुछ ऐसे भी हैं जो आय का सृजन नहीं करती फिर भी आर्थिक क्रिया हैं, ठीक है। तो आर्थिक क्रिया का मेनली हम आर्थिक क्रियाओं के प्रकार को देखते हैं, ठीक है, मतलब आर्थिक क्रियाओं में कौन कौन चीज़ें शामिल होती हैं। तो देखिए एक डायग्राम के थ्रू से बताया जा रहा है कि आर्थिक क्रियाओं में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, ठीक है। तो देखिए आर्थिक क्रिया में क्या क्या चीज़ें शामिल हो रही हैं। ये मिट नहीं रहा है, कब लग गया इसमें, मिट नहीं रहा, मिट नहीं रहा, चल कोई बात नहीं मिट रहा, ठीक है। देखिए आर्थिक क्रिया यहाँ पे दिया हुआ, तो आर्थिक क्रिया को हम लोग बांट रहे हैं, पहला वो उपभोग, दूसरा उत्पादन, तीसरा विनिमय और चौथा निवेश, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन एक आर्थिक क्रिया नहीं है, तो ये चारों ऑप्शन दिया रहेगा या 3 दिया रहेगा इनमें से, और एक कुछ अलग दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए कि उपभोग, उत्पादन और विनिमय और निवेश ये तीनों जो हैं वो आर्थिक क्रियाओं के उदाहरण हैं, ठीक है। एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। दूसरा है, अब यहाँ पे ये समझाया गया है कि जो आर्थिक क्रियाएं हैं, ठीक है, जो क्या हैं आर्थिक क्रियाएं हैं, उनमें से विनिमय, विनिमय जो है उसको 2 भागों में बांटा गया है। विनिमय, विनिमय मतलब एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, एक चीज़ लेना और उसके बदले में दूसरा चीज़, जैसे कि पहले का मार्केटिंग होता था, जब रुपया का आविष्कार नहीं हुआ था तो बार्टर सिस्टम चलता था, जिसको हिंदी में बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। तो वस्तु के बदले में वस्तु मिलता था, मतलब आपको 1 केजी चावल चाहिए तो दूसरा आदमी 1 केजी आटा दे रहा हो या 1 केजी आलू दे रहा हो, ठीक है। इस तरह से विनिमय मतलब कुछ भी से बदला जाता था, क्योंकि उस समय रुपया का आविष्कार नहीं हुआ था, तो उसी तरह लोग अपना गुजारा करते थे। एक के बाद जिसकी जिसकी ज़रूरत होती थी वो इसको दे देता था, उसको नहीं देना होता था तो उसको दे देता था। कहने का मतलब है कि उस समय बहुत प्रॉब्लम भी क्रिएट होता था, क्योंकि अगर जिस व्यक्ति को जो चीज़ चाहिए और जिसको देना है, जो लेने वाला व्यक्ति है, अगर उसको वो चीज़ नहीं चाहिए तो उसकी मजबूरी हो जाती है बदलना, ठीक है। तो उससे मतलब कहने का मतलब है कि उतने अच्छे से नहीं हो पाता था। बार्टर सिस्टम में हम जाएंगे जब मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग मनी एंड बैंकिंग पढ़ेंगे उस टाइम, ठीक है। तो ये हो गई बात। अब विनिमय को कहने का मतलब है 2 भागों में बांटा गया, वस्तु का कीमत निर्धारण और साधन का कीमत। देखिए अब यहाँ पे आप लोगों को 2 चीज़ें जाननी है, ये मेरा बहुत बड़ी बात है, वस्तु कीमत निर्धारण और साधन कीमत निर्धारण। देखिए वस्तु और साधन 2 अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। वस्तु मतलब जो साधन बनाता है, साधन क्या है, उत्पादन के साधन होते हैं 4, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है, या संगठन जो बोल रहे हैं, ठीक। तो ये जो चारों साधन मिल के जो किसी वस्तु का निर्माण करते हैं, तो कहने का ये मतलब ये साधन और ये वस्तु का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि वस्तु और साधन, वस्तु का कीमत निर्धारण और साधन का कीमत निर्धारण। अब वस्तु का साधन का निर्धारण का मतलब होता है कि जो भी चीज़ों को हमने बनाया, आटा, चावल, दाल, आलू, कुछ भी, पेन, कॉपी, कलम, किताब, कुछ भी, ठीक है, वो जो चीज़ें बनाई उसकी क्या कीमत होनी चाहिए, उसका क्या होना चाहिए, कीमत का निर्धारण। तो कीमत का निर्धारण हम लोग अगला चैप्टर में पढ़ेंगे कि डिमांड और सप्लाई के थ्रू होता है। ये डिमांड है और ये सप्लाई है, जहाँ एक दूसरे को काटता है वहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है, और ये उसका प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है और ये इतनी मात्रा मिलती है, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कहने का ये मतलब है कि डिमांड और सप्लाई जहाँ पे मिलता है वहाँ वस्तु का कीमत का निर्धारण होता है, ठीक है। तो वस्तु का निर्धारण तो जान गए कि कोई भी वस्तु का कितना कीमत होना चाहिए, वो डिमांड और सप्लाई के थ्रू से निर्धारित हो गया। लेकिन साधन का कीमत का निर्धारण का क्या मतलब होता है, साधन का कीमत का निर्धारण का मतलब होता है जो वस्तु बनाते हैं, ठीक है, जो वस्तु को बनाते हैं, कौन, उत्पादन के साधन, उसको क्या कितना मिलना चाहिए उसके बनाने के बदले में, मतलब जो वो काम कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि कलम है,
कलम को कौन बनाया? कुछ साधन लगे होंगे काम करने के लिए। तो वो जो कलम, अभी तो कलम का कीमत का हम लोग निर्धारण पढ़ लिए, लेकिन जो कलम को बनाया उसको भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो देखिए लैंड है, लेबर है, इंटरप्रेन्योर है, और लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर। तो लैंड को क्या मिलता है? ज़मीन को क्या मिलता है? ज़मीन को मिलता है लगान, जिसको हम लोग रेंट बोलते हैं। लेबर को क्या मिलता है? पारिश्रमिक, जिसको हम लोग श्रम बोलते हैं या वेज बोलते हैं। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, कैपिटल मतलब पूंजी होता है। पूंजी कहाँ से आता है? बैंक से। तो बैंक से अगर पूंजी आएगा तो उसके बदले में क्या देगा वो? बैंक को हमको क्या देना पड़ेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ब्याज। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन है या इंटरप्रेन्योर है, साहसी जिसको बोलते हैं, तो साहसी को क्या मिलेगा? वो सारे चीज़ों का जिम्मा उठाएगा तो उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, मतलब लाभ मिलेगा। तो इसका कैसे निर्धारण होगा? प्रॉफिट का, श्रम को उसके वेज का, क्या बोलते हैं, लैंड को उसके रेंट का यानी लगान का निर्धारण कैसे होगा? यही है साधन कीमत का निर्धारण। ये भी एक चैप्टर है बहुत बड़ा, जिसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कितना बंटवारा होगा साधनों में। ठीक है, और ये जो होता है प्राइस थ्योरी हम लोग मार्केट में पढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया वस्तु बाजार और ये हो गया साधन बाजार। ठीक, ये यहाँ पे इंट्रो पार्ट है, बाकी जब चैप्टर आएगा पूरा तो समझ में आ जाएगा पूरा तरीके से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उपभोग है, उपभोग है, उत्पादन है। उपभोग किसको कहते हैं? कोई भी चीज़ जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो या संतुष्टि करता हो तो वो उपभोग कहलाता है। ठीक है, और दूसरा चीज़ है उत्पादन। उत्पादन किसे कहना है? किसी भी चीज़ में, कोई भी वस्तु या सेवा में। ठीक है, किसी भी वस्तु या सेवा में किसका करना? यूटिलिटी यानी उपभोग का सृजन करना। ठीक है, मतलब वो यूटिलाइज करने के लायक हो जाए। जैसे एक लकड़ी पड़ा हुआ है, मान लेते हैं कि एक लकड़ी पड़ा हुआ है, कहीं पे पड़ा हुआ है, तो क्या इसका यूटिलाइजेशन हो रहा है? नहीं हो रहा है, लकड़ी पड़ा हुआ है ना। अब लकड़ी को ला के उसको हम लोग मेज बनाए, कुर्सी बनाए, चौकी बनाए, पलंग बनाए, जो बनाए, तो अब वो यूटिलाइजेशन के लायक हो गया। तो यूटिलाइजेशन के लायक हो गया तो उसका लोग उपयोग करने लगे, तो वो क्या कहलाया? लकड़ी से क्या बना? ये सब चीज़ें बनी, तो उत्पादन ही ना कहलाया। तो कहने का मतलब कोई भी वस्तु है उसमें उपयोगिता का सृजन कर देना। अब वो उपयोगी बन जाना, कोई भी वस्तु है जिसको उपयोगी बना देना या उसमें उपयोगिता का गुण विकसित कर देना, क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, अब है विनिमय, जो वहाँ पे था। विनिमय में क्या होता है कि हम लोग क्रय विक्रय के द्वारा एक दूसरे पर एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, अब विनिमय हो गया। अब कहने का मतलब है कि विनिमय में हमने दो चीज़ों को देखे, एक वस्तु कीमत निर्धारण और एक साधन कीमत निर्धारण, जो आपको हमने पहले ही बता दिया कैसे कैसे होता है। ठीक है, यही वही चीज़ लिखा हुआ। वस्तु कीमत का संबंध देखो बाजार से होता है, और बाजार कितना प्रकार का होता है वो यहाँ पे दे दिया। बाजार अलग चैप्टर में बताऊंगा वहाँ। पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार और अपूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होगा, इसका जिक्र करेंगे वस्तु कीमत निर्धारण में। और साधन कीमत निर्धारण में हम लोग उत्पादन के साधनों का कीमत का निर्धारण करेंगे, जिसमें भूमि का कीमत क्या, मतलब लगान क्या होगी, भूमि को लगान मिलेगा। श्रम की कीमत क्या होगी, मजदूरी, मजदूरी कितना मिलेगा। वो पूंजी का कीमत ब्याज होगा तो ब्याज कितना मिलना चाहिए। फिर है लाभ यानी प्रॉफिट, जो इंटरप्रेन्योर को मिलता है वो कितना कमाएगा, इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, मतलब इसको कितना मिलेगा। ठीक है, तो वही चीज़ हमने पहले समझा दिया। वही चीज़ है, हम बोले कि मेरी बातों को ज़्यादा गौर करना है। ठीक है, अब एक बचा इस पर निवेश। निवेश का मतलब क्या होता है? किसी भी कहने का मतलब है कोई भी फर्म में या कोई भी क्या बोल सकते हैं उसको, प्लांट में। ठीक है, प्लांट में उत्पादन कार्य के लिए जो हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं? निवेश करते हैं, वही निवेश कहलाता है। कहने का यही मतलब है कि कोई भी प्लांट और मशीनरी में, ठीक है, कोई भी प्लांट और मशीनरी में हम लोग अपना जो कुछ है उसको लगाते हैं, चाहे मुद्रा लगाएं या मुद्रा के रूप में और कुछ लगाएं। ठीक है, उससे हमको क्या होना चाहिए? रिटर्न मिलना चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा? निवेश कहलाएगा। लिखा हुआ है कि निवेश एक ऐसा आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध भविष्य में वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन से है। ठीक है, निवेश द्वारा मनुष्य की आवश्यकताएं अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट होती हैं। ठीक है, तो ये निवेश भी एक चैप्टर है जो हम पढ़ाएंगे आगे। निवेश में एमईसी आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, उसमें रिलेशनशिप आएगा, सब मैं बताऊंगा उसमें। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ। देखिए जो मैं बता, ये इंट्रो चैप्टर ही एक तरह से पूरा इकोनॉमिक्स का इंट्रो है। ठीक है, उसके बाद से पहला चैप्टर शुरू होगा। ये एक तरह से अर्थशास्त्र का परिचय ही समझ लीजिए इसको, कि क्या क्या पढ़ना है हमको अर्थशास्त्र।
अब हम लोग चलते हैं कि अर्थशास्त्र जो होता है, मैंने कहा था कि अर्थशास्त्र की रचना जो की थी वो चाणक्य ने की थी। किसने की थी? चाणक्य ने की थी। ठीक है, वो था कौन सा अर्थशास्त्र? राजनीतिक अर्थशास्त्र था। तो राजनीतिक अर्थशास्त्र को जो जिसमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स दोनों था, इसको अलग करने का श्रेय राजनीतिक अर्थशास्त्र को हटा दिया गया और सिर्फ अर्थशास्त्र बना दिया गया। ठीक है, और जब अर्थशास्त्र बना दिया गया तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, मतलब माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र जिसको बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, और मैक्रो होता है समष्टि अर्थशास्त्र जिसको हम लोग बोल सकते हैं समग्र। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र मतलब बड़ा और माइक्रो मतलब सूक्ष्म मतलब छोटा। तो ये जो दोनों अर्थशास्त्र था दोनों एक ही में था। ठीक है, तो एक अर्थशास्त्री आए कब? 1933 में। ठीक है, 1933 में एक अर्थशास्त्री आए जिसका नाम था रेगनर फ्रीस, जिन्होंने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांट दिया। किसमें किसमें? व्यष्टि अर्थशास्त्र में और समष्टि अर्थशास्त्र में। ठीक है, तो हम लोग अभी सबसे दो भागों में समष्टि और व्यष्टि पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे शुरुआत में हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, उसके बाद समष्टि। अभी ये परिचय है पूरे अर्थशास्त्र का। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब है कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसके बारे में जान लीजिए। अभी दो भागों में बांट दिया रेगनर फ्रीस 1933 ईस्वी में। ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, कि अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटने का श्रेय किसे जाता है, या अर्थशास्त्र को दो भागों में किसने बांटा, माइक्रो और मैक्रो में? तो रेगनर फ्रीस ने कब? 1933 ईस्वी में। यहाँ लिखा नहीं हुआ है 33, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब है समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र। देखिए समष्टि, सबसे पहले व्यष्टि है ना। व्यष्टि वर्तमान आर्थिक सिद्धांतों के अध्ययन तथा आर्थिक क्रियाओं के विश्लेषण में दो महत्वपूर्ण सूक्ष्म एवं बृहद विश्लेषण को माना। ठीक है, सूक्ष्म एवं बृहद हमने बता दिया। माइक्रो मतलब सूक्ष्म और मैक्रो, MI एक हुआ जिसको माइक्रो बोलते हैं, और MA हुआ जिसको मैक्रो बोलते हैं। माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो का मतलब हुआ सूक्ष्म और मैक्रो का मतलब हुआ बृहद। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये कहना चाह रहा है व्यष्टि अर्थशास्त्र किसको कहते हैं। जैसे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में मेरा लिखा हुआ MICRO, ये जो माइक्रो है ना वो एक ग्रीक शब्द है। कैसा शब्द है ये भी याद रखिए कि माइक्रो कैसा शब्द है, एक ग्रीक शब्द है। ठीक है, जो माइक्रोज से बना है, MICROS से बना, ये भी याद रखिए माइक्रोज से लिया गया है जिसका अर्थ होता है छोटा। ठीक, अब आते हैं मैक्रो में। मैक्रो का जो शब्द है ये भी ग्रीक भाषा से लिया गया है, MACRO। ठीक है, ग्रीक भाषा का शब्द है MACRO। ठीक है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है क्या? बृहद या विशाल। ठीक, अब हम लोग ये हो गया इसका कहाँ से आया पता चल गया। अब हम लोग देखते हैं कि माइक्रो जो अर्थशास्त्र है या माइक्रो जो इकोनॉमिक्स है उसका मतलब क्या होता है। तो माइक्रो अर्थशास्त्र का मतलब ये होता है कि हम लोग माइक्रो अर्थशास्त्र में एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करते हैं। कैसा? तो व्यक्तिगत इकाई मतलब इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में अध्ययन करते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर इसको समझने की हम कोशिश करेंगे तो यही समझना है कि अर्थशास्त्र के बहुत सारे जो चर होते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स होते हैं जिसमें राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, GDP, GNP, बेरोजगारी, गरीबी, ये सब एक तरह से चर ही है। ठीक है, तो किसको हम लोग माइक्रो कहेंगे और किसको हम लोग मैक्रो कहेंगे। ठीक है, अब कीमत है और कीमत स्तर है। ठीक है, अब हम कीमत और कीमत स्तर के बारे में ही बताते हैं। ये है कीमत और एक है कीमत स्तर। ठीक है, दोनों में बहुत अंतर है। कीमत का जब हम किसी भी कीमत की बात करेंगे तो कहने का मतलब है ये कीमत एक वचन के तौर पे एक तरह से बोल सकते हैं, देखा जा सकता है। ठीक है, तो प्राइस का ये आएगा मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन जैसे हम जनरल प्राइस लेवल की बात करेंगे, सामान्य कीमत स्तर की, तो वो आ जाएगा मैक्रो लेवल पे, पूरा मैक्रो, पूरा देश के लेवल पे। फॉर एग्जाम्पल अगर दूसरा चीज़ में अगर देखा जाए कि अगर हम प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं, ठीक है, तो वो माइक्रो होगा। और वही चीज़ अगर हम नेशनल इनकम मतलब राष्ट्रीय आय की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा मेरा? मैक्रो यानी समष्टि। अब दूसरे सेंस में और देखिए कि अगर ये एक मेरा देश भारत है और अगर हम पूरे भारत की बात करें तो वो मेरा क्या कहलाएगा? अगर पूरा भारत को ले लें तो भारत एक मैक्रो MA में आएगा। और अगर भारत में से किसी राज्य की अध्ययन की बात किया जाए
तो वो आ जाएगा माइक्रो में, मतलब सूक्ष्म यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में। अगर हम फॉर एग्जांपल में सिर्फ बिहार को लें, ठीक है, तो बिहार को लेने के बाद हम अगर बिहार का एक जिला है नवादा को लें, तो बिहार मेरा मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा और नवादा जो आएगा वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे जो मैंने पिछले कक्षा मतलब जो मेरा पिछला वीडियो था उसमें जो मैंने बताया था, उसमें मैंने ये क्या कहा था कि जो अर्थशास्त्र का विषय सामग्री है, ठीक है, वही चीज़ है। अभी देखो माइक्रो के बारे में बताया, तो अभी मैक्रो बचा हुआ, लेकिन हम मेनली अभी माइक्रो अर्थशास्त्र ही पढ़ाएंगे इसलिए, लेकिन मैक्रो का यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र किया गया है। तो देखिए यहाँ पे हमने माइक्रो में कहा कि हम लोग इसमें क्या कहेंगे, एक उपभोक्ता के व्यवहार के बारे में जानेंगे, एक उत्पादक के व्यवहार में जानेंगे, फर्म का उत्पादन के बारे में जानेंगे। लेकिन यही अगर हम समष्टि अर्थशास्त्र में जाएंगे तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर के बारे में हम अध्ययन करते हैं, ठीक है, पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में, तब हमारा हो जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र। और इसमें हम लोग किसके बारे में जानेंगे, राष्ट्रीय आय के बारे में जानेंगे, ठीक है, राष्ट्रीय आय के बारे में जानेंगे। फिर अगर बात किया जाए तो राष्ट्रीय बचत के बारे में, राष्ट्रीय विनियोग के बारे में, कुल रोजगार के बारे में। अगर सिर्फ रोजगार की बात किया जाए, अरे कहाँ चला गया, सिर्फ रोजगार की बात किया जाए तो कहाँ आएगा, सिर्फ रोजगार की बात किया जाए तो यहाँ पे हम लोग आएंगे किस पे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन अगर हम कुल रोजगार की बात करेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में, कुल उत्पादन की बात करेंगे तो भी किस में जाएंगे, समष्टि अर्थशास्त्र में। और कीमत स्तर की बात करेंगे तो समष्टि अर्थशास्त्र में, सिर्फ कीमत की बात करेंगे तो आएंगे हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र में। ठीक है, तो ये हुआ माइक्रो और मैक्रो। एक जगह और हम कॉलम बना के जो होता है ना डायग्राम टाइप से, वहाँ हम दोनों में अंतर बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इतना ही, आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि अर्थशास्त्र से अभिप्राय एवं अर्थशास्त्र की विषय सामग्री विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया गया है। अर्थशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों में 4 वर्गों में बांट के अध्ययन किया। देखिए हम कल 5 वर्गों में बताए हैं पिछला वीडियो में। यहाँ पे एक विकास केंद्रित है जिसमें से यहाँ दुर्लभता है, एक क्या छूटा हुआ है, जैसे कि धन संबंधी परिभाषा एडम स्मिथ ने दिया, इसमें और भी अर्थशास्त्री जुड़े हुए हैं, वाकर और सीनियर। कल्याण संबंधी विचारधारा किसने दिया है, तो मार्शल पिगू और केनन ने। दुर्लभता संबंधी रॉबिन्स और विकस्टीड ने। विकास केंद्रित दिया हुआ है सैमुअल्सन ने। एक परिभाषा जो मेरा छूट गया है वो है आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा। जनरली इसको दुर्लभता में ही रखते हैं इसलिए इसमें गिनती नहीं की गई है, लेकिन मैंने 5 वर्गों में बांट के बताया था। तो कहने का यही तात्पर्य है कि जो दुर्लभता संबंधी परिभाषा दिया था वो दिए थे जेके मेहता। ठीक है, तो सारा हो गया। तो ये मैंने पिछले वीडियो में कवर कर दिया है, तो इसको हम छोड़ के आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए अब एक चीज़ और देखिए, ये जितनी सारी परिभाषाएं थी या जितने इसको सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। तो इसके अंतर्गत जो हमने पढ़ा 5 परिभाषाएं या 5 इसका सब्जेक्ट मैटर, उसमें से एक चीज़ ये कहा जा सकता है कि आधुनिक समय को देखते हुए, जो अभी का मॉडर्न जो टाइम चल रहा है उसको देखते हुए अगर बात किया जाए जो प्रोफेसर सैमुअल्सन की परिभाषा है, जिन्होंने वृद्धि और विकास संबंधित परिभाषा दिया है, सबसे उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, आधुनिक समय को देखते हुए सबसे उपयुक्त परिभाषा किसकी है, सैमुअल्सन की है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन अगर बात किया जाए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा, जिन्होंने चयन संबंधी या दुर्लभता संबंधी परिभाषा को बतलाया है, वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, सैमुअल्सन की परिभाषा जो है वो आधुनिक समय के लिए उपयुक्त है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा उपयुक्त कौन है, तो रॉबिन्स की परिभाषा। और यही चीज़ आगे मैं जो अभी थोड़ा देर पहले बताया कि रैगनर फ्रिस ने समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र को बांटा 1933 ईस्वी में। अब दूसरी चीज़ एक चीज़ और है, सो आप लोग जान लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को, किसको, व्यष्टि अर्थशास्त्र को आर्थिक विश्लेषण की प्रणाली में विकसित और संपन्न करने का श्रेय, मतलब 2 भागों में ये तो बांट दिया समष्टि और व्यष्टि, लेकिन व्यष्टि अर्थशास्त्र को फलने फूलने का, व्यष्टि अर्थशास्त्र को बढ़ाने का श्रेय, ठीक है, एक समग्र रूप में विकसित करने का श्रेय किसको जाता है, तो अल्फ्रेड मार्शल को जाता है। ठीक है, लेकिन अगर दूसरा बात किया जाए कि समष्टि अर्थशास्त्र को विशिष्ट प्रणाली के रूप में, मतलब सिस्टमैटिक रूप में बांटने का श्रेय किसे जाता है, तो जॉन मेनार्ड केन्स को जाता है, JM केन्स। ठीक, ये हो गया फिनिश। अब आगे चलते हैं।
अब हम लोग चलते हैं कि नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स का मतलब है कि अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या होती है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सब ये समझना कि इसका नेचर क्या है, वास्तविक है या आदर्श। फिर वास्तविक अर्थशास्त्र के सब समर्थक में कौन थे, और आदर्श अर्थशास्त्र के या विज्ञान के समर्थन में कौन थे। ठीक है, अर्थशास्त्र की प्रकृति मतलब नेचर क्या है, तो सुनिए। प्रोफेसर जेबी से सीनियर और प्रोफेसर रॉबिन्स जैसे अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को क्या माना, वास्तविक विज्ञान माना। तो वास्तविक विज्ञान के सपोर्टर कौन कौन आए, तो वास्तविक विज्ञान के सपोर्टर में आए प्रोफेसर जेबी से, प्रोफेसर सीनियर और रॉबिन्स, ये वास्तविक अर्थशास्त्र। अब यहाँ पे जानिए कि वास्तविक अर्थशास्त्र आखिर होता क्या है। वास्तविक अर्थशास्त्र वो अर्थशास्त्र होता है जिसके अंतर्गत हम लोग सिर्फ ये जानते हैं कि कोई भी चीज़ जो हो रहा है उसके कारण को जानते हैं और परिणाम को जानते हैं। मतलब वो है क्या जो हो रहा है, आर्थिक क्रिया या आर्थिक पहलू वो है क्या, और कहने का ये मतलब है व्हाट इज जानते हैं। ठीक है, मतलब वो चीज़ है क्या, मतलब उसमें हम लोग कारण और परिणाम की व्याख्या करते हैं या जानते हैं। ये है वास्तविक अर्थशास्त्र। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में अगर हम उपभोग की बात करते हैं तो उपयोगिता का ह्रास नियम जो होता है, ठीक है, उसमें हम लोग जानते हैं कि उपयोगिता का ह्रास नियम का क्या कारण है। ठीक है, लेकिन उसके परिणाम की जो बात होती है इसको भी हम लोग पारस्परिक रूप से अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन बात यहाँ पे आती है आखिर होना क्या चाहिए। ठीक है, वो चीज़ वो है, उसका कारण ये है, लेकिन होना क्या चाहिए। एक मतलब प्रॉपर निष्कर्ष में या एक समय के अकॉर्डिंग उस क्या होना चाहिए, इसके बारे में अगर हम अध्ययन करें तो वो आदर्श अर्थशास्त्र कहलाता है, या अर्थशास्त्र का आदर्श नेचर बताता है। ठीक है, मतलब क्या है तो हमको कौन बताएगा, वास्तविक अर्थशास्त्र, लेकिन क्या होना चाहिए ये कौन बताएगा, आदर्श अर्थशास्त्र। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे हम एक बात कर लेते हैं कि जैसे कि मुद्रास्फीति होती है, ठीक है, इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं महंगाई, ठीक है, जिसमें जनरल जो प्राइस लेवल है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता है और मुद्रा का जो वैल्यू है वो गिरते जाता है। ठीक है, यही होता है क्या, मुद्रास्फीति या महंगाई या इन्फ्लेशन। लेकिन यहाँ पे अगर बात किया जाए तो मुद्रास्फीति क्या है, ठीक है, इसका कारण क्या है और परिणाम क्या है, ये अगर बात किया जाए तो हम उसको वास्तविक अर्थशास्त्र मानेंगे। लेकिन अगर जो मुद्रास्फीति क्यों आया, ठीक है, या मुद्रास्फीति में क्या होना चाहिए, इसके बारे में अगर हम अध्ययन करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, आदर्श विज्ञान। ठीक है, तो आदर्श विज्ञान जो हो गया एक तरह से ज़्यादा हमको जानकारी देता है, और उस आदर्श बनने के लिए हमको उसके बारे में ज़्यादा अध्ययन करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ है उसका कारण और परिणाम तो हम जान गए, लेकिन एक्चुअल में वो तो जो मतलब एक तुरंत घट गया, ठीक है, वो रीजन हो गया, लेकिन आखिर जैसे कोई घटना घटी तो उसका कारण क्या हुआ, क्यों घटा, और उसका परिणाम क्या हुआ वो जान गए। ठीक है, लेकिन क्या वो चीज़ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में अगर हम जान गए तो वो मेरा क्या बन जाएगा, आदर्श बन जाएगा। ठीक है, तो ये बातें हो गई ख़त्म। क्या है की बात करें और कारण और परिणाम की बात करें तो अर्थशास्त्र क्या कहलाएगा, पॉजिटिव अर्थशास्त्र यानी वास्तविक विज्ञान। लेकिन अगर बात किया जाए कि अर्थशास्त्र में या क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी, इसका मतलब ये हुआ कि वो आदर्श विज्ञान है। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन आदर्श विज्ञान के सपोर्टर हैं, या निम्नलिखित में से कौन वास्तविक विज्ञान के सपोर्टर हैं। फिर क्वेश्चन ये होता है कि आदर्श विज्ञान वास्तविक विज्ञान के अंतर्गत अर्थशास्त्र का क्या मतलब होता है, कारण और परिणाम, परिणाम और कारण, या कारण सिर्फ या परिणाम सिर्फ या बोध सिर्फ, या इनमें से कोई नहीं। तो कारण और परिणाम होता है तो क्या हो कहलाता है, वास्तविक अर्थशास्त्र, और क्या है का बात करता है। लेकिन क्या होना चाहिए की बात करें तो हो गया आदर्श अर्थशास्त्र। अब आदर्श अर्थशास्त्र और वास्तविक अर्थशास्त्र के कौन कौन से सपोर्टर हैं, मतलब किसने किसने समर्थन किया आदर्श का, या आदर्श के बारे में बताया, और किसने किसने वास्तविक के बारे में बताया। तो प्रोफेसर जेबी से सीनियर और रॉबिन्स ने वास्तविक अर्थशास्त्र के बारे में बताया, और मार्शल, पीगू, हॉटरे और केन्स ने आदर्श अर्थशास्त्र के बारे में बताया। ठीक है, ये यही क्वेश्चन है। अब
अब की बात ये आ गई कि वास्तविक और आदर्श दोनों की बात किसने की, तो दोनों की बात की एक अर्थशास्त्री हैं मिल्टन फ्रीडमैन। ठीक है, एक अर्थशास्त्री कौन है, मिल्टन फ्रीडमैन, जिन्होंने अर्थशास्त्र को वास्तविक भी बोला और आदर्श भी बोला। ये भी क्वेश्चन आता है कि वास्तविक और आदर्श दोनों अर्थशास्त्र को समर्थन किसने किया, किसने बताया, तो नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स में एक बताया वास्तविक, एक बताया आदर्श, लेकिन किसी ने बताया दोनों, बोथ। तो दोनों को बताने वाले अर्थशास्त्री कौन थे, तो फ्रीडमैन थे। ठीक है, अब यहाँ पे जो जिक्र कर रहे थे उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है कि वास्तविक अर्थशास्त्र क्या है, ये संबंधित समस्याएं वास्तव में कैसे हल होती है, और इसमें है आदर्श अर्थशास्त्र में क्या होना चाहिए, इससे संबंधित समस्या कैसी हल की जानी चाहिए। ठीक है, मतलब ये वास्तविक अर्थशास्त्र हम बोले ना जो तुरंत घट गया, लेकिन आदर्श अर्थशास्त्र में हम लोग उस चीज़ पर प्रॉपर आके होना क्या चाहिए, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, ये तो हो गया। अब है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या क्या अंतर है। देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर देखिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्या का अध्ययन करता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो व्यक्तिगत स्तर पर पर्सनली या इंडिविजुअली बात करता है, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र जो होता है वो संपूर्ण आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग एक उपभोक्ता का, एक उत्पादक और एक फर्म का अध्ययन करते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग, सामान्य की मदद से। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्ति और व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन होता है। ठीक है, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में समाज और समाज का व्यवहार का अध्ययन होता है। देखो, व्यक्ति या व्यक्ति की मतलब एक पर्सनल लोग का बात है, लेकिन समाज में एक व्यक्ति होता है, कितने ही व्यक्ति होते हैं तो पूरा समाज या पूरा देश की बात कर सकते हैं। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र इस मान्यता पर आधारित है कि समष्टि प्राचल अस्थिर होते हैं, मतलब जो भी पैरामीटर्स होते हैं वो व्यष्टि अर्थशास्त्र मान के चलता है कि स्थिर होता है, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र प्राचलों को अस्थिर मान लेता है। ठीक है, ये अस्थिर रहते हैं ये कहता है, लेकिन ये पूरी तरीके से अस्थिर मान के चलता है। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक वस्तु की कीमत के निर्धारण का अध्ययन होता है, बिल्कुल एक वस्तु का, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य कीमत स्तर, मतलब पूरे देश का कीमत का मतलब निर्धारण होता है। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र समस्याओं के निदान में कीमत संयंत्र, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो प्राइस मैकेनिज्म है, मतलब कीमत संयंत्र की बात होती है किसमें, व्यष्टि अर्थशास्त्र की समस्याओं के समाधान या निदान में, अर्थात मांग और पूर्ति के बलों के निर्णायक होती है, मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में गरीबी, रोजगार, मुद्रास्फीति के समान समाधान में सरकारी भूमिका निर्णायक होती है। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत, अभी जो थोड़ी देर पहले पढ़े थे, व्यष्टि अर्थशास्त्र को क्या बोलते हैं, प्राइस थ्योरी, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र को क्या कहते हैं, आय एवं रोजगार का सिद्धांत। जो हम जब समष्टि अर्थशास्त्र जाएंगे तो समष्टि अर्थशास्त्र का रीड ही यही है, क्या, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ठीक है, जिसको जेबी से क्लासिकल थे उन्होंने बताया सबसे पहले। इसमें एक रूल आता है, सप्लाई क्रिएट सीट्स ऑन डिमांड, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती। इसके बारे में मैं कहानी के साथ आगे में और उसका जो मेन जिस्ट है उसको बताऊंगा जब उस चैप्टर में जाऊंगा। ठीक है, अब ये सारा अंतर समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। कीमत निर्धारण हो गया, खत्म। अब देखिए लास्ट है, लास्ट देखिए और ख़त्म करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे है, जैसे कि हम व्यष्टि अर्थशास्त्र लेके चल रहे हैं, मेनली अभी व्यष्टि अर्थशास्त्र शुरू किए हैं, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग क्या क्या अध्ययन करेंगे, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो स्कोप है और ब्रांचेज हैं, मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र एवं उसका शाखा, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो कीमत निर्धारण का सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, कीमत निर्धारण, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, फिर पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, मतलब वस्तु कीमत का निर्धारण पढ़ेंगे और साधन कीमत का निर्धारण पढ़ेंगे। वस्तु कीमत का निर्धारण मतलब मार्केट पढ़ेंगे। ठीक है, मार्केट में विभिन्न प्रकार का मार्केट बाजार होगा, पूर्ण प्रतियोगी बाजार, अपूर्ण प्रतियोगी बाजार। पूर्ण प्रतियोगी बाजार हो गया, और अपूर्ण प्रतियोगी बाजार में फिर उसके टाइप्स होते हैं, जैसे अपूर्ण में आ जाएगा एकाधिकारी, अल्पाधिकार, द्वाधिकार और बायलैटरल मोनोपोली, और ठीक है,
तो इतना सारा आएगा मेरा मोनोप्सोनी, ये सब सारे आएंगे किस में, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। ठीक है, तो इसको हम आगे अध्ययन करेंगे। तो और साधन कीमत के निर्धारण को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब लोगों को कितना मिलना चाहिए, मतलब लोग मतलब कौन, उत्पादन के साधनों को उसको काम के बदले कितना पारितोषिक मिलना चाहिए, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है, ये हो गया साधन कीमत निर्धारण और आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। आर्थिक कल्याण का सिद्धांत का ये मतलब होता है कि जो मेरा जितना भी हम लोग पारितोषिक बांटे उसमें किसका कल्याण हम बढ़ा सकते हैं और किसका कल्याण ज़्यादा हुआ, किसका कल्याण कम हुआ, तो इसको हम लोग वेलफेयर इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र। इसमें भी बहुत सारे अर्थशास्त्रियों के बारे में पढ़ना पड़ता है, जैसे है पेरेटो ऑप्टिमैलिटी। ठीक है, पेरेटो का कल्याणकारी अर्थशास्त्र होगा, पीगू का कल्याणकारी अर्थशास्त्र है, बर्गसन है, सैमुअल्सन है, ठीक है, सिटोस्की है, ये सारे का कल्याणकारी अर्थशास्त्र है। ठीक है, तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है वस्तु कीमत सिद्धांत, इसमें हम लोग मांग का सिद्धांत देखेंगे, लॉ ऑफ डिमांड, और लागत का सिद्धांत देखेंगे। उसमें से लागत का सिद्धांत में हम लोग देखेंगे क्या, लागत और उत्पादन दोनों का सिद्धांत देखेंगे। मांग का सिद्धांत में हम लोग देखेंगे मांग से संबंधित जितना कुछ आएगा, मांग, पूर्ति, सब सारे कुछ। मांग में हम लोग पूर्ति नहीं आएगा, मांग सिद्धांत में हम लोग देखेंगे कि डिमांड क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग जाएंगे लागत, मतलब डिमांड आएगा तो सप्लाई आएगा तभी ना होगा, तो यहाँ पे डिमांड है, यहाँ पे सप्लाई, वस्तु कैसे बनेगा तो उसका कितना लागत होगा, तो लागत में हम लोग क्या क्या देखेंगे, ACTC, ये ठीक है, ये हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे जो है साधन कीमत का निर्धारण, इसमें हम लोग देखेंगे कि मजदूरी, साधन कितने होते हैं उत्पादन के साधन, लेबर हो गया, लैंड हो गया, कैपिटल हो गया, और ऑर्गेनाइजेशन या इंटरप्रेन्योर हो गया। लैंड मतलब ज़मीन, ज़मीन को क्या मिलता है, लगान मिलता है। लेबर श्रमिक को क्या मिलता है, वेज मिलता है। कैपिटल को क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। और इंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, लाभ मिलता है। तो इन जो चारों साधन है उत्पादन को, उसको ये सब चीज़ें प्राप्त होती हैं। इसके बारे में हम लोग मजदूरी का सिद्धांत पढ़ेंगे, बहुत सारा मजदूरी का सिद्धांत है, बहुत सारा लगान का सिद्धांत है, ब्याज के सिद्धांत है, लाभ के सिद्धांत है, इसमें बहुत सारे सिद्धांत हैं। सबके अलग अलग अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिया गया, अलग अलग नामों से या अलग अलग चीज़ों पे बेस्ड है वो सिद्धांत, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का क्या महत्व है। ठीक है, जो हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं उसका अध्ययन का क्या महत्व है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व है संपूर्ण अर्थव्यवस्था के ज्ञान के लिए आवश्यक है। क्या, व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था के ज्ञान के लिए, क्योंकि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का पहले हम ज्ञान करेंगे तब ना अपने बारे में कि अपना कितना मूल्य का निर्धारण करेंगे या कितना हमको उत्पादन करना है, इसके बारे में हम लोग पूरे अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने के बाद ही हम सिंगल पे आएंगे। ठीक है, आर्थिक समस्याओं को निर्णय लेने में ये सहायता पहुंचाता है। ठीक है, कि कीमत का निर्धारण कैसे करें, साधन के कीमत का, वस्तु के कीमत का निर्धारण कैसे करें, वितरण कैसे करें उत्पादन के साधनों का। ठीक है, इसमें हमको क्या करता है, हेल्प करता है। आर्थिक नीति के निर्धारण में भी सहायक होता है। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो व्यक्तिगत और विशिष्ट इकाइयों के विश्लेषण ही सरकार को आर्थिक नीतियाँ बनाने का आधार क्या करता है, प्रदान करता है। ठीक है, मतलब कहने का यही है कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो सरकार को नीति के निर्माण में सहायता करता है, इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का भी अध्ययन करना जरूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि व्यवहारिक अर्थशास्त्र के ज्ञान में सहायक। अब इसको कैसे हम लोग व्यवहार में जो लाते हैं, जैसे क्या हो गया हमारा राजस्व है, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र है, ये सब में भी हम लोग को ये मदद करता है, किसको, इसको अप्लाई करने में। ठीक है, जब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसको हम लोग अप्लाई किस में करते हैं, राजस्व में अप्लाई करते हैं। राजस्व का मतलब क्या होता है, जो हम लोग पब्लिक फाइनेंस पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग टैक्स पढ़ते हैं। ठीक है, टैक्स के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें उससे गवर्नमेंट को हेल्प होता है। ठीक है, तो हमको इसके लिए जरूर, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में भी हम लोग इसका, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में भी कीमत का निर्धारण होता है, निर्यात और आयात होता है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, तो इसके बारे में भी हमको अर्थशास्त्र क्या करता है, मदद करता है। पूंजीवादी प्रणाली की कार्य प्रणाली के ज्ञान में सहायता पहुंचाता है, कि कीमत का संयंत्र कैसा है पूंजीवादी संयंत्र। देखिए, उपभोक्ता को किस अर्थव्यवस्था में सम्राट कहा जाता है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को सम्राट कहा जाता है। ठीक है,
तो ये सब चीज़ें जो हैं, जो अर्थशास्त्र की क्या हैं, एक तरह से अर्थशास्त्र जो हम लोग पढ़ते हैं व्यष्टि, ये सब उसका महत्व है। ये सब बात किया जाए कि ये सब उसका इम्पोर्टेंस है, कि ये सब चीज़ें अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसकी ये सारी इतनी सारी क्या हैं, महत्ता हैं, या इतने सारे इम्पोर्टेंस हैं। अब जो हम लोग पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो इतना महत्व है तो उसका कुछ लिमिटेशंस भी है, कुछ सीमा भी तय किया गया है। ठीक है, तो कुछ सीमा क्या है, तो ये ज़रूरी नहीं है, कहने का ये मतलब है कि उस हर जगह हर चीज़ अप्लीकेबल हो, ये ज़रूरी नहीं है। उसकी कुछ सीमाएं होती हैं। कोई भी जो सिद्धांत होता है वो पूरे यूनिवर्सल में ज़रूरी नहीं है कि लागू होता है, और अगर लागू होगा तो उसका कुछ कंडीशन होगा तभी वो लागू होगा। तो वही जो कंडीशन है, ठीक है, वही जो उसका लागू होने की जो शर्तें हैं, वही उसका एक लिमिटेशंस है। ठीक है, मतलब सीमाएं हैं। तो समग्र नहीं बल्कि अंश का अध्ययन है ये। कौन, क्या, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो संपूर्ण भाग का अध्ययन नहीं है, बल्कि उसका एक सैंपल का अध्ययन होता है। अपर्याप्त इसमें विश्लेषण जो होते हैं वो छोटे होते हैं। ठीक है, इसलिए अगर हम उस छोटे से ही पूरा में अध्ययन करने चलें तो वो कभी कभी गलत हो सकता है। यह वास्तविक मान्यता पर आधारित है, मतलब अनरियलिस्टिक मान्यताओं पर आधारित है। क्या, व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो कहने का ये मतलब है कि मान्यताएं अगर यह वास्तविक हों तो ज़रूरी है कि हर जगह वो अप्लीकेबल हो। तो ये सारे उसके लिमिटेशंस हो गए। मुक्त व्यापार के विचार पर आधारित। अब जैसे देखिए, पहले अर्थव्यवस्थाएं जो ज़्यादातर होती थी वो लेजेज फेयर वाला पॉलिसी में विश्वास करती थी। मतलब अर्थव्यवस्थाएं जो होती थी वो मुक्त होती थी, किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता था। ठीक है, कोई भी बाधाएं नहीं होती थी। टैरिफ कोटा वाला भी सिस्टम बहुत कम ही होता था। सरकार का इंटरवेंशन नहीं होना ही लेजेज फेयर कहलाता है। ठीक है, तो अभी की बात किया जाए तो अभी गवर्नमेंट, खास करके जहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है या समाजवादी अर्थव्यवस्था है, वहाँ पे सरकार तो सर्वोसर्वा होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार और निजी दोनों मिल के कार्य करते हैं, दोनों का अस्तित्व होता है। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार ही सब कुछ होता है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से पूंजीवादी हो तो मान सकते हैं कि ये पॉलिसी लागू होगी। लेकिन विश्व में ऐसे बहुत कम ही देश हैं जो पूरी तरीके से पूंजीवाद हो, या पूरी तरीके से समाजवाद हो, या पूरी तरीके से मिश्रित हो। तो कहने का यही तात्पर्य है कि मुक्त अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट जो है वो हर जगह लागू नहीं होगा। तो ये एक इसका लिमिटेशंस हुआ। ठीक है, तो आज जो था हमने पूरा जितना था वो पूरा मैंने समझा दिया है। नेक्स्ट जब मेरा वीडियो आएगा उस समय हम इसी चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो चैप्टर आएंगे वो पूरी तरीके से, ये थोड़ा इसमें कहानी भी हो गया, लेकिन वो जो अर्थशास्त्र का मेनली जो अर्थशास्त्र होता है वो वहाँ से मेनली थ्योरी चालू होगा अर्थशास्त्र का, जिसमें कहानी बहुत कम और कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा होगा। जिसको जिसको मतलब कहानी की तरह पढ़ नहीं सकते हैं उसको समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो अगला जो चैप्टर मेरा होगा वो होगा डिमांड का चैप्टर, जहाँ हम लोग डिमांड क्या होता है, डिमांड होने के लिए कौन कौन सी शर्तें होती हैं, उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम क्या होता है, मांग का नियम कैसी धारणा है। और मांग का नियम के बाद हम लोग देखेंगे कि मांग की लोच क्या होती है। मांग की लोच देखने के बाद हम लोग देखेंगे कि मांग की लोच को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, मांग की लोच कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, मांग की लोच को निकाला कैसे जाता है, थोड़ा सा मैथमेटिकल भी होगा। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है वो थोड़ा, जिसको बोलते हैं ना, थोड़ा सा समझना और थोड़ा सा रटने वाला चैप्टर है। ठीक है, तो दोनों काम अच्छे से कीजिए और इस चैप्टर को पूरे तरीके से मेंटेन कीजिए। और इससे अगर आप लोग को लगता होगा तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालिए अपने से। ठीक है, तो आज का चैप्टर मैंने क्या क्या पढ़ाया, आर्थिक क्रिया पढ़ाया, उसके बाद आर्थिक क्रिया में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है वो पढ़ाया, उसके बाद हमने उत्पादन के कौन कौन से साधन हैं वो बतलाया, उसके बाद हमने जो उत्पादन की जो क्रियाएं होती है आर्थिक क्रिया में शामिल, उसमें हमने कीमत निर्धारण जो होता है विनिमय के अंतर्गत साधन कीमत वस्तु के, उसको बतलाया। फिर मैंने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया, माइक्रो और मैक्रो में, उसके बारे में बताया। फिर माइक्रो किसको कहते हैं, मैक्रो किसको कहते हैं, ये बताया। उसके बाद मैंने कहा कि अर्थशास्त्र को माइक्रो मैक्रो में तो बांटा रैगनर फ्रिश ने, लेकिन समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र को विकसित किसने किया उसके बारे में थोड़ा सा बताया। उसके बाद मैंने ये बताया कि अर्थशास्त्र का नेचर क्या होता है, पॉजिटिव होता है या नॉर्मेटिव, मतलब वास्तविक होता है कि आदर्श। तो आदर्श और वास्तविक में कौन कौन आते हैं और कौन दोनों में ही आता है उसके बारे में बताया। उसके बाद मैंने वास्तविक और आदर्श के बारे में
अलग अलग बतलाया। उसके बाद मैंने बताया कि समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या क्या अंतर होता है, उसके बारे में एक डिटेल से बात की। उसके बाद समष्टि अर्थशास्त्र में क्या क्या चीज़ें आएंगी, मतलब उसका क्या क्षेत्र होगा, उसकी क्या शाखाएं होंगी, उसके बारे में बताया। उसके बाद जो लास्ट था वो था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्या महत्व होता है और व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्या सीमा होता है। तो ये जो चैप्टर हुआ वो हो गया फिनिश। ठीक है। इस अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करेंगे। और जितना ही फैसिलिटी है उसी में मैं अपना 100 से भी ज़्यादा परसेंट दूंगा। ये समझाने वाला चैप्टर उतना था और साथ साथ में बहुत ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर नहीं था। ये थोड़ा क्या बोलते हैं, रोट लर्निंग वाला चैप्टर था। इसलिए नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा उसमें डायग्राम बहुत सारे आएंगे, उसको समझना बहुत ज़्यादा होगा। ये लिखावट बहुत कम, समझना बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए आप लोगों से अनुरोध होगा कि अगर आप लोगों के पास माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक होगी व्यष्टि अर्थशास्त्र की, तो आप लोग रीड करके वीडियो देखेंगे तो वीडियो ज़्यादा समझ में आएगा। और मैं पूरी कोशिश करूँगा एक बार पढ़ा के फिर उसको संक्षेप में मतलब उसको बता के क्लियर करने का। और जो क्वेश्चन होगा वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और फिर मैं इसका जो क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके तुरंत आ रहा हूँ, 20-22 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन। ठीक है। धन्यवाद एंड हैव ए नाइस डे।